अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले तो आज आपको बताते हैं कि जनाब सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है पाकिस्तान के अवाम के लिए बना हुआ वो है बिजली के बिल। और अगर आप मेरी ठीक 1 महीना पहले की वीडियो उठा के देख लें तो उसमें मैंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि आप देखिएगा कि जब जून जुलाई अगस्त के बिल आएंगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। ये जितना मर्ज़ी शोर मचा लें कि हमने इकॉनमी को ठीक कर दिया, हमने महंगाई कम कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सड़कें साफ़ कर दी, हमने आलाइशें उठा लीं, और ये सारी ड्रामेबाजी आप जितनी मर्ज़ी कर लें, हकीकत यही है कि जो आपने 2 साल से, बल्कि अब तो तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं, इस मुल्क के ऊपर जिस तरह आप एक अजाब बनकर मुसल्लत हुए हैं, उसके बाद से आम आदमी के लिए बिल्कुल ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ये बातें हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, कोई नए अल्फाज नहीं हैं, नई हमारी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। हमेशा हम ये बातें सुनते रहे हैं कि जी बहुत आवाम के लिए मुश्किल हालात हैं, ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, जीना महाल हो गया है और लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। ये बड़े आपको रिवायती जुमले लगते हैं, लेकिन आप जो कि इस वक्त मिडिल क्लास है, ख़ास तौर पर लोअर मिडिल क्लास है, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश तबका है, ख़ास तौर पर सैलरीड क्लास है, ख़ास तौर पर आप ख़ुद इस बात का अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त आपको इस बात की सही तौर पर रियलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। आप इसको सही अंदर तक महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, कि जब हम ये जुमले पहले सुना करते थे और अब जब हम खुद इन जुमलों को जी रहे हैं, बीत रहे हैं ये जुमले हमारे ऊपर, तो हमें कैसा महसूस हो रहा है। और यकीन मानिए कि ये इस वक्त वाकई कोई लफाजी वाली बात नहीं है, ये तकलीफ दे सूरत हाल है। बेतहाशा बिजली के बिल, बेतहाशा। और उसकी वजह एक तो जो आपने बेसिक टैरिफ है उसका, यानी बुनियादी जो बिजली की कीमत है वो ज़्यादा, और फिर उसके ऊपर टैक्सेस का, मुख्तलिफ सरचार्जेस का, मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स का एक पहाड़ है जो उसके ऊपर आपने लाद दिया। वजह उसकी ये है कि आपको इधर उधर से पैसे नहीं मिले, तो आपने अब इसी तरीके से पैसे लोगों की जेबों से निकलवाने हैं। और उसका ये आसान तरीका है कि बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, बुनियादी GST महंगा कर दो, क्योंकि हर चीज़ जो बंदा ख़रीदेगा जाके बाहर, एक माचिस की डिब्बी भी लेगा तो उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जितना मर्ज़ी, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी में आ जा रही हैं, तो उस वक्त तक आपको ज़रूरियात ज़िंदगी तो चाहिए ही चाहिए। आपको बाज़ार जाना ही जाना है, आपको ख़रीदो फरोख्त थोड़ी बहुत जो बिल्कुल जिस्म और रूह का रिश्ता बहाल रखने के लिए जो कम से कम चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, तो वो आप लेने तो जाएंगे, तो वहाँ से ही वो आपको निचोड़ लेंगे। बिजली के बिल देना अजाब हो चुका है। लोग अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, बालियाँ बेच रहे हैं, जिसका कोई अंगूठी पड़ी हुई है, जेवर पड़ा है, वो बेच रहा है। लेकिन जब ये भी ख़त्म हो गया तो लोग क्या करेंगे। पहले ही आपने उनको 30-35% उनकी सैलरी कम कर दी है जब आप टैक्स लगा रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि देखिए जो सैलरी आपने बढ़ाई थी वो सिर्फ सरकारी मुलाजिम की बढ़ाई थी, वो मेरी नहीं बढ़ी, लेकिन जो टैक्स आपने बढ़ाया है वो मेरे ऊपर भी बढ़ा है, और वो मेरी तनख्वाह भी कम हो गई है, क्योंकि आपने जो टैक्स बढ़ाया उससे मेरी तनख्वाह में कमी हो गई है, और उसके बाद तनख्वाह भी कम हो गई और हर जो चीज़ है वो महंगी हो गई। बिजली का बिल पहले से कहीं ज़्यादा डबल आ रहा है। इसी तरीके से पिछले साल की निस्बत इस साल हर चीज़ के निर्ख में इजाफा हो चुका है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपने महंगाई कम कर ली और आपको ऊपर से शर्म भी नहीं आती। अब सूरत हाल ये है इस हुकूमत के लिए कि एक तरफ इन्हें इस बात का खौफ खाया जा रहा है कि लोग अब इनके घरों पर चढ़ाई करने वाले हैं। ये सूरत हाल लोगों के अंदर गम गुस्से की लहर में देख चुकी हूँ कि लोग अब बेबस हो रहे हैं। वरना मैं खुद ये जानती हूँ कि मैं कहती थी कि पता नहीं किस तरह की हमारी कौम है। हम वो कौम है कि जनाब कहते हैं कि जी आप वो जूते मारने वाले बंदे 2 कर दें, हमारा टाइम बड़ा लग रहा है, जूते भले मारते रहें, हम एहतजाज नहीं करते, हम चुप करके हमेशा हर चीज़ बर्दाश्त करते चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये लोग अब वहाँ तक लोगों को ले आए हैं, उनकी हद वहाँ तक आ चुकी है कि अब वाकई लोग कुछ भी करने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब इनके अपने लोग भी, इनके अपने जो इधर उधर चेले चमचे थे जो इनको लाने में
बड़ा किरदार अदा कर रहे थे, बड़े ग्राउंड्स बनाते थे, जिनको इमरान खान की हुकूमत में बहुत मुश्किलात नज़र आती थी, होती होंगी मुश्किलात, लेकिन ये वाला हाल नहीं था। आज उन्होंने भी सर पे बाजू रख लिए। आज तलत हुसैन का मैं पढ़ी थी ट्वीट, वो बाकायदा तहरीक चलाने की बात कर रहे थे कि जनाब एक तहरीक चलनी चाहिए कि आइंदा कोई नून लीग हुकूमत को वोट ना दे, जो इन्होंने इस दफ़ा हाल किया है टैक्सेस का। अच्छा जी, और तलत हुसैन साहब पहले तो ये बताएं कि क्या इस दफ़ा नून लीग वोटों से आई है? सबको पता है कि इस दफ़ा भी ये लोग वोटों से नहीं आए। लोगों ने तो इस दफ़ा आपके कहे बगैर ही वो तहरीक चला दी थी और किसी ने इनको वोट नहीं डाले। इनको तो लोगों ने 17 सीटें दी, लेकिन जूते पॉलिश करके आसान रास्ता इख्तियार करके ये लोग घुस बैठिए आके बैठ गए। पहले भी घुस बैठिए थे ये, जब इन्होंने हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिरा के ड्रामाबाजी की, और अब ये मज़ीद घुस बैठी हैं। चलो उस वक्त तो जितनी भी इनकी सीटें थी कम से कम काफ़ी हद तक जेन्युइन थी। अब की बार तो टोटली आपकी नशिस्तें ही सारी हैं ही नहीं है जो आप जिस वोट के साथ आप बने हुए हैं वज़ीर आज़म और हुकूमत बना के बैठे हैं। और उसके बाद अब तलत हुसैन की आप सुन लें, आबिद शेर अली खुद इस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी कह रहे हैं जी हुकूमत को चाहिए देखे। हुकूमत किसकी है जनाब? कुरवांडा की हुकूमत है हमारे मुल्क में आके, आपके अपनी जमात की हुकूमत है, जिस तरह भी मिली है, लेकिन है तो उन्हीं की। आज आसमा शिराजी साहिबा की मैंने ट्वीट देखी है, मैंने और इनके बहुत सारे जो करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, जो कि हमेशा पीटीआई के नाक़िद समझे जाते हैं, वो आज इनके ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आप लोगों को मारना चाहते हैं क्या? तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि उन्होंने बाहर निकलना है। आप इस चीज़ को, ख़ास तौर पर जो इनकी अपोजिशन है इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अपने कुछ मसाइलों में इस तरह उलझी हुई है। एक तरफ ही अपने इनके मसले मसाइल केसेस और बचते फिर रहे हैं लोगों से, जो इनके ऊपर एक कहर ढाया हुआ था वो लैदा। उसके बाद अब ये जो आपस में एक डिवीज़न का शिकार हुए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ चल रही हैं, वो सब। और तीसरा, लोग इनकी तरफ देखते हैं कि यार ये भी नहीं हमारी बात कर रहे, ये भी इस वक्त जो है अपने मसलों में पड़े हुए हैं, ये नहीं बात कर रहे कि गरीब मर गया बेचारा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त बिल्कुल सही सीधा मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन की अमलदारी नहीं। अब आम आदमी जिसको इस वक्त 70-80 हज़ार का बिल आया हुआ है, वो तो सोचेगा ये क्या बात कर रही है, आइन की पासदारी क्या होती है, मेरा बिल इतना आया हुआ है, इसको आइन की पासदारी की पड़ी है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो आपके साथ हुआ है, जिस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पे किया गया, उसका सारा असर आज आपके बिजली के बिल में नज़र आ रहा है, उसका सारा असर आज आपके दूध के निर्खों पे नज़र आ रहा है, उसका सारा असर आज आपकी पेट्रोल पे नज़र आ रहा है, उसका सारा असर आज आपके लिए हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, उसके ऊपर नज़र आ रहा है। कोई सब्ज़ी है, कोई दाल है, कोई गोश्त है, कुछ भी है। आपके स्कूल की बच्चे की फ़ीस है, वो भी इसी वजह से है मुश्किल में आपके लिए देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी नहीं। अगर सही कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी होती, ये खिलवाड़ ना होते मुल्क के साथ, तो मुल्क की मईशत इतनी बुरी तरह से मुंह के बल ना गिरी होती जिस तरह इस वक्त हमें नज़र आ रही है। तो इनडायरेक्टली ये आप ही के साथ हुआ है, और उसका असर अब आपको ये नज़र आ रहा है सब। और ये वो बात है जो इमरान खान 2 साल पहले कह रहा था, जब इमरान खान ज़मान पार्क में मौजूद था रजीम चेंज के बाद, तो वो उस वक्त से ये बात कह रहा है कि मईशत नहीं संभाली जाएगी। लेकिन नहीं सुना, तजर्बेकारियाँ। वो उस वक्त आपसे ये बात कह रहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो ज़मान पार्क में था, वो कह रहा था आप लोग स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे मुल्क में, मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। आज बहुत से लोग ताना मारते हैं इस बात के ऊपर कि जी इमरान खान तो बाजवा को और एक्सटेंशन देने की बात कर रहा था, ये वो तो बात को इसलिए नहीं कर रहा था कि उसको बाजवा बड़ा पसंद था तो उसने कहा मैं इसको एक्सटेंशन दे देता हूँ। वो बात इसीलिए कर रहा था कि अगर बाजवा किसी वक्ती लालच के लिए पूरा रजीम चेंज कर रहा है, तो इसका मुंह इस वक्ती लालच से इसी तरह ये नौकरी पे रहना चाहता है, तो इसको 4-6 महीने की नौकरी और दे देते हैं, लेकिन कम से कम पूरे मुल्क को उसकी सज़ा ना भुगतनी पड़े, उसकी लालच, उसकी हवस की।
वो अपने उसके मोहब्बत में नहीं उसको 4-6 महीने नौकरी देना चाहता था। और उसने ये बात की थी कि अगर मसला सिर्फ एक्सटेंशन है तो भाई हम तुम्हें 4-6 महीने की एक्सटेंशन दे देते हैं, तुम और रह लो थोड़ी देर, इस मुल्क के आर्मी चीफ रहना चाहते हो। लेकिन उसकी सज़ा अपनी लालच की, अपनी हवस की, उसकी सज़ा जो है वो आवाम को ना भुगतनी पड़े। क्योंकि अगर इस वक्त हुकूमत गिरी, ये रजीम चेंज पहले की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर इस वक्त हुकूमत गिरी तो उसका सारा मलबा गरीब आवाम पे आएगा। मुश्किल से इकॉनमी खड़ी हुई है, मुश्किल से ग्रोथ शुरू हुई है, इंडस्ट्री चलना शुरू हुई है। हमें नज़र आ रहा है फैसलाबाद की पावर लूम्स में इस वक्त 100% प्रोडक्शन हो रही है। ज़राअत का शोबा 1100 अरब रुपए उसने उस साल कमाए। इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ख़रीदो फरोख्त शुरू हुई, 6.2% पे आपकी ग्रोथ थी, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 18 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल था आपका। ये सब चीज़ें थी और आपको फ्री सहूलत मिल रही थी सेहत की, सेहत कार्ड था, जिस मर्ज़ी जगह से आप जाके इलाज फ्री करा लें, आपको ये मिला हुआ था, आपको सस्ते घर की स्कीम दी हुई थी। फिर भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर थीं। वो कहने लगा ये सारा कुछ उलट पुलट जाएगा, एक 4-6 महीने की नौकरी के पीछे अवाम रुल जाएंगे, जलील हो जाएंगे, मर जाएंगे। ना करो, ये तुम्हारी लालच मैं पूरी कर देता हूँ, ले लो तुम 6 महीने की एक्सटेंशन, लेकिन ये खिलवाड़ ना करो। मईशत 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 गिरी तो नहीं संभलेगी, लेकिन नहीं माना। उस आदमी की लालच ने और उसके पीछे वो पूरी जो एक मेंटालिटी है कि हम चाहें तो बस जो मर्जी कर लें, आज ये मुल्क मुंह के बल गिरा पड़ा है हर लिहाज से। और फिर आपने देखा उसको लालच का फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ, एक्सटेंशन उसको बाद में फिर नहीं मिली, और उसके बाद जो मुल्क की मईशत नीचे गिरी वो आपके सामने। और उसके बाद से अब तक जो एक तजर्बाकारी है, जो इमरान खान की दुश्मनी में उसको नहीं आने देना, नई मुल्क में स्टेबिलिटी आने देनी, नई अपने अवाम की बात सुननी, उसके नतीजे में मुसलसल 2.5 साल आप देख लें कि इकॉनमी में इतनी सी भी कोई बेहतरी आई है किसी हवाले से, तो उसकी हर बात सच साबित हो रही है। और उसने अभी 2 महीने पहले जेल से बैठ के बात कही थी कि आप जून जुलाई देखिएगा इनके साथ क्या होता है, और अब ये अपनी आंखों से देखेंगे। पीटीआई की ये नाइली ज़रूर है, मैं कहती हूँ आम लोगों की बात करनी चाहिए कि इनके इस वक्त जो भी मसाइल हैं, इस वक्त बिल नहीं दिया जा रहा है, वो आप उसकी आवाज़ बने, उस पर आवाज़ उठाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, लोगों को पता लगे कोई उनके लिए बात कर रहा है। उन्हें ये ना लगे कि इनको बस अपनी गिरफ्तारियों की पड़ी है, अपने लीडर के जेल में होने का गम खाया जा रहा है, हमारी बात नहीं कर रहे, इनकी भी बात करें। अपोजिशन का काम है कि इनकी बात करें। एक तरफ इन्होंने मुल्क का इस तरीके से सत्यानाश किया है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि आज कोई शोबा नहीं है मुल्क का कि जहां हम पस्ती में, गिरावट में नज़र नहीं आ रहे। अभी कल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, इंडिया जीत गया। बहुत से लोग उस पर मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि जी इंडिया ना जीतता, भले कोई और जीत जाता, काश इंडिया में भी कोई मोहसिन नकवी होता जो इसकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करता, ये वो। भाई देखें, ये जो अपनी मेंटालिटी और अप्रोच है ना, ये हमें बदलनी पड़ेगी कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं, उनको कोई मोहसिन नकवी मिल जाए। ये बद्दुआएँ मोहसिन नकवी वाली जो हैं, इससे बात नहीं बनेगी कि उन्हें भी कोई मोहसिन नकवी मिल जाए, आप ये बद्दुआएँ कर रहे हैं। असल बात ये बनेगी कि आप अपना मुल्क ठीक करें, वो डिज़र्व करते हैं। इंडियन टीम ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, बहुत गलतियां होंगी, उनके बोर्ड्स भी बड़ी सियासत करते होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ मुल्क की बात आती है, आपको नज़र आता है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। वो ये नहीं कर रहे कि जनाब अगर कोई चीज़ सही भी चल रही है, एवं उसको लात मार के गिरा दो अपनी हवस में। उनकी आर्मी अपने महदूद रोल में है, कोई पंगेबाजियाँ इधर उधर नहीं करती। उनकी हुकूमत है, ठीक है, वहाँ हुकूमतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, वहाँ पे भी ऐसी चलती है। वहाँ पे भी इलेक्शन में उन्होंने गड़बड़ की, थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन इस तरह की अंधेर नगरी नहीं मची हुई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी था, इसके बावजूद भी अपना उसका जो टारगेट था कि इस बार 400 पार नहीं हासिल कर सका। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं है कि उसके कहने के ऊपर 400 नशिस्तें उसको फॉर्म 47 से बना के दे दी। ये हमारा इलेक्शन कमिश्नर है, ये इसके करतूत हैं।
पूरे का पूरा मैंडेट ही बदल दिया बेशर्मों ने। और उसके बाद हम ये दुआएं करेंगे जी वहाँ पे ऐसा, भाई वो डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत करता है, जो सिंसेरिटी से काम करता है वो डिज़र्व करता है। हमारे यहाँ हर चीज़ में ही है। वहाँ पे देख लें, वो विराट कोहली है, वो कामयाब कप्तान है, वो अनाउंसमेंट करके जा रहा है खुदाफिज मैं नहीं अब खेलता। हमारे रिटायर हुए वे लालच ही नहीं ख़त्म होती, फिर आ जाते हैं मुसल्लत होने के लिए। हर शोबे में, आप खेल में देख लें, आप जर्नलों को देख लें, वो उनको रिटायर होने के बाद ओहदे चाहिए होते हैं। आप जजों को देख लें, उनको रिटायर होने के बाद ओहदे चाहिए होते हैं। किसी ने एडहॉक बनना है, किसी ने कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है, हर किसी को कोई ओहदा चाहिए। यानी ये मरेंगे तो हमारी जान छूटेगी, जिंदा होते हुए इन लोगों से हमारी जान नहीं छूट सकती। ऐसी इनकी लालचें। इनके पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, इसके अलावा दुनिया की कोई दौलत इनका पेट नहीं भर सकती। गरीब आदमी का खून निचोड़ के, उसका गोश्त उतार के, उसकी हड्डियों से खाल उतार के वो इनके पेट नहीं भर सकती, सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। लालच है कि इंतहा किया अपनी इनकी। आप देख लें, पार्लियामेंट का बजट बढ़ा दिया, अवामी नुमाइंदों का, पार्लियामेंटेरियन का बजट बढ़ा दिया, अपनी मुराद का बजट बढ़ा दिया, खुद सरकारी अफसरान की मुराद का बजट बढ़ा दिया। फौजी अफसर रिटायर्ड है या सिटिंग है, अपना प्लॉट बेचता है, घर बेचता है, खरीदो फरोख्त करता है, कोई टैक्स नहीं। मैं और आप जिसको वैसे भी कोई सहूलत मुयसर नहीं है, ना हमें फ्री यूनिट मिलते हैं, ना हमें फ्री जो है वो कोई और मुराद मिलती है सरकारी तौर पर, ना हमें फ्री सेहत मिलती है, ना हमें कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। ठीक है, हमने हर चीज़ में टैक्स देना है। हम कोई छोटा मोटा खरीदो फरोख्त करेंगे, हमें हर चीज़ में टैक्स देना है। ये ब्राह्मण, ये कोई और मखलूक उतरी हुई, इनको किसी चीज़ पे टैक्स नहीं है। ये रिटायर्ड होके भी ये टैक्सों से इनको इस्तिस्ना है। ये जितने मर्जी कारोबार करें, इनके कारोबारों पे भी टैक्स नहीं है। और आम आदमी का आप कचूमर निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं। ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो आज बैठे हुए हैं असम्बलियों के अंदर, इनकी ज़मीनों पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ, मेरा 10 मरले का प्लॉट भी होगा, एक वाहिद जमा पूंजी ज़िंदगी भर की, तो मुझे उस पर भी टैक्स देना है। इनके मुरब्बे एकड़ों पर ज़मीनें, इनको कोई टैक्स नहीं, क्योंकि ये खुद इस सिस्टम के बेनिफिशरी, खुद बनाते हैं अपने लिए कानून, तो अपने आप को कानून के नीचे तो नहीं लाते। अपने ऊपर कौन टैक्स लगाएगा? अपने ऊपर तो दूर की बात है, अपने तमाम अजीज़ो अकारिब को भी उससे इस्तिस्ना हासिल करा देते हैं। ये है इस मुल्क का भयानक चेहरा टैक्स का। आज यहाँ पर गरीब अगर रो रहा है खून के आंसू, तो वो क्यों रो रहा है? इतने ही बुरे हालात है मुल्क के, तो लगाएं ना खुद पर टैक्स। बताएं आवाम को कि हाँ, अगर पैसा नहीं है तो हम आपके साथ बराबर खड़े हैं, हम भी कोई मुराद नहीं ले रहे। अगर आप पे टैक्स बढ़ रहा है तो हम पे भी टैक्स लग रहा है। आवाम भी कहे कि हाँ यार ठीक है, कोई जेन्युइन मसला है जी इकॉनमी का, अब क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सब नज़र नहीं आता। यहाँ पर हमें सिर्फ यही नज़र आता है कि जनाब लोग मज़ीद पिसते चले जाएं और आगे किसी को कुछ नज़र ना आए। बातें मुझे कुछ खबरें और भी देनी थी, लेकिन बस आपको पता है जब कभी मैं दिल से बात कर रही होती हूँ तो फिर मैं अपना रन डाउन खुद फॉलो नहीं करती। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।